थैंक यू फॉर चूजिंग टू व्यू दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये वीडियो देखना चुना। इस वीडियो में मैं बेसिक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि फॉरेन एक्सचेंज है क्या। फॉरेन एक्सचेंज का यूज दो मतलब में होता है, यानी दो तरह की बात को बताने के लिए फॉरेन एक्सचेंज टर्म का यूज होता है। एक तो विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसी, यानी ऐसे किसी देश की करेंसी जो कि भारत की करेंसी नहीं है, तो हमारे देश की करेंसी नहीं है, दूसरे देश की करेंसी है, वो है फॉरेन एक्सचेंज। और दूसरा, एक करेंसी का दूसरी करेंसी में एक्सचेंज, इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। इन दोनों ही मतलबों में फॉरेन एक्सचेंज टर्म का यूज होता है। भारत में फॉरेन एक्सचेंज के बिजनेस को नियंत्रित करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो कानून अभी है उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये वर्ड पहले यूज होता था रेगुलेशन, अभी मैनेजमेंट वर्ड यूज होता है। पहले फेरा कानून था, अभी फेमा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर पैसा भेज रहे हैं, या बाहर के लोग देश में पैसा लगाना चाहते हैं, तो उन सबको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन करना है। एक तो सभी लोगों को जो कि फॉरेन एक्सचेंज के बिजनेस से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, उनको फेमा की गाइडलाइंस, यानी फेमा जो कानून संसद ने पास किया हुआ है उसको समझना है। उसके बाद फेमा में ये लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति फॉरेन एक्सचेंज का काम नहीं कर सकता जब तक कि आरबीआई उसको परमिट ना करे, और आरबीआई ही परमिट कर सकता है किसी को फॉरेन एक्सचेंज का काम करने के लिए। तो आरबीआई क्या करता है, ऑथराइज कर सकता है, उस लोगों को, एंटिटीज को ऑथराइज करता है। जिनको ऑथराइज करता है उनको कहते हैं ऑथराइज्ड पर्सन। और आरबीआई जो निर्देश जारी करता है उनको कहते हैं डायरेक्टिव। तो आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित जो भी निर्देश जारी किए हैं वो ऑथराइज्ड पर्सन डायरेक्टिव्स, यानी APDIR सीरीज के डायरेक्टिव्स हैं। तो देश में काम करने वाले जो बैंक हैं वो सभी फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित काम करने के लिए ऑथराइज्ड हैं, और उनको कहते हैं ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1। ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 वो एंटिटीज हैं जो कि सभी तरह के फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े हुए ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, और ट्रेड रिलेटेड भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, और ट्रेड रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी भी हैंडलिंग कर सकते हैं। उनको कहते हैं ऑथराइज्ड डीलर। तो बैंक्स जो है वो है ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1, AD1 शॉर्ट में कहते हैं AD1। ये जो ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स हैं, इनकी एसोसिएशन है। सारे ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 जितने हैं उन्होंने जुड़ करके और एक एसोसिएशन बनाई हुई है। वो जो एसोसिएशन है वो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेटेड है। तो पुराना जो कंपनी लॉ था 1956, उसमें नॉन प्रॉफिट कंपनी सेक्शन 25 के अंतर्गत बनती थी। जो नया कंपनी लॉ है 2013 का, उसमें सेक्शन 8 में बनती है। तो ये पहले की संस्था है, और ये सेक्शन 25 1956 उसके अंतर्गत बनी है इनकी एसोसिएशन। उस एसोसिएशन का नाम है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या एक्रोनिम भी उसका पॉपुलर है, उसको कहते हैं फेडाई। तो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो कि एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। इसकी रेगुलेशंस होती हैं जो कि लोगों को माननी होती हैं, उस हिसाब से काम होता है। तो देश में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को एडमिनिस्टर करने वाली जो संस्था है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है फॉरेन एक्सचेंज का देश में आना और फॉरेन एक्सचेंज का देश से बाहर जाना। तो फॉरेन एक्सचेंज देश में कैसे आ सकती है? अगर कोई देश में रहने वाला व्यक्ति अगर कोई एक्सपोर्ट करता है, किसी सामान का एक्सपोर्ट करता है या किसी सर्विस का एक्सपोर्ट करता है, तो देश में फॉरेन करेंसी आएगी। और भी कैसे आ सकती है कि यहाँ के भारतीय जो विदेश में रह रहे हैं, पढ़ लिख करके बाहर जाकर के नौकरी कर रहे हैं, तो वो वहां से अगर कोई पैसे भेज देते हैं अपने माता पिता के लिए या किसी और काम के लिए, कोई ऐसी रेमिटेंस भेजते हैं जिसके बदले में यहाँ से कुछ नहीं जा रहा, तो ऐसी यूनिलैटरल रेमिटेंस, उससे भी पैसे विदेशी मुद्रा में भारत में आते हैं। इसी तरीके से
भारत से विदेशी मुद्रा बाहर कैसे जाती है? जब कोई भारतीय बिजनेसमैन किसी सर्विस या किसी सामान का मर्चेंडाइज का इंपोर्ट करता है तो भारत से विदेशी मुद्रा बाहर जाती है और वो मर्चेंडाइज या सर्विस देश में आ जाती है। ऐसे ही भारत में रहने वाले लोग कहीं विदेश में यूनिलैटरल रेमिटेंस करते हैं, उससे भी विदेशी मुद्रा विदेश में चली जाती है। जैसे कोई बच्चा बाहर विदेश में पढ़ रहा है और उसके रहने सहने के लिए माता पिता यहाँ से बाहर पैसा भेजते हैं, तो वो भी एक रेमिटेंस होगा, यूनिलैटरल रेमिटेंस है और विदेशी मुद्रा देश से बाहर जा रही है। इसको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई नियम बनाता है। पर जो सामान है, अगर सामान जो देश से बाहर जा रहा है या सामान देश के अंदर आ रहा है, उसको कौन रेगुलेट करता है? उसको रेगुलेट एक विभाग करता है जिसको हम कहते हैं कस्टम्स विभाग। तो फॉरेन एक्सचेंज के बिजनेस को पूरी तरह से समझने के लिए कस्टम्स की भी गाइडलाइंस जो कि इंपोर्ट से संबंधित है या एक्सपोर्ट से संबंधित है, उनको समझना जरूरी है। इसके अलावा अगर एक्सपोर्ट का मतलब कि सामान देश से बाहर जा रहा है, इंपोर्ट का मतलब सामान या सर्विस देश में अंदर आ रही है। एक संस्था है, उसका नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये विभाग है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डीजीएफटी विभाग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत काम करता है और ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 5 वर्षों में एक बार आती है और हर साल इसमें अडेंडम जारी किया जाता है। जो भी कुछ नए बदलाव होते हैं तो हर साल जारी किए जाते हैं, पर पूरी पॉलिसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 5 सालों में एक बार बनती है। दूसरे सारे जो इंपोर्टर्स हैं और जो एक्सपोर्टर्स हैं वो तब तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक कि वो डीजीएफटी के द्वारा दिया गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जब तक कि उनको नहीं मिलता तब तक वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और दूसरी चीज ये क्या जारी करता है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। एक बात और है कि जितने भी जिन्स हैं, जितने भी मर्चेंडाइज हैं जिनका इंपोर्ट हो सकता है या एक्सपोर्ट हो सकता है, उनकी 3 कैटेगरी है। या तो वो फ्रीली एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, इंपोर्ट किए जा सकते हैं, और या उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है। यानी रेस्ट्रिक्शन का क्या मतलब हुआ कि किसी लेवल पर परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन के बाद ही एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो सकता है। और तीसरी कैटेगरी होती है कि प्रोहिबिटेड, यानी कि किसी से परमिशन लेकर के भी नहीं कर सकते। तो 3 सामान जो होते हैं, कोई भी मर्चेंडाइज है, वो 3 में से किसी एक लिस्ट में कवर्ड है। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और हजारों बोलियां बोली जाती हैं, तो पूरी दुनिया में कितनी सारी भाषाएं बोली जाती होंगी। तो इस चीज को, और साथ ही साथ हर देश के अलग नियम कायदे होते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए जो कस्टम्स विभाग की अलग अलग देशों के जो कस्टम्स विभाग हैं, उनकी जो इंटरनेशनल बॉडी है, उसने हर सामान के लिए, हर मर्चेंडाइज के लिए एक पर्टिकुलर कोड दिया हुआ है। और हमारे देश में, भारत में, इन कोड्स को आत्मसात कर लिया गया है और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। उन कोड को कहते हैं, जो कोड इंटरनेशनली बनाया गया उसको कहते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ कोड्स, और जो भारत में उसको अपनाया गया है उसको कहते हैं इंडियन ट्रेड क्लैरिफिकेशन फॉर हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ कोड्स। इंडियन ट्रेड क्लैरिफिकेशन फॉर हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ कोड्स। तो वो कोड्स भी जानने जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी चीज हमको इंपोर्ट करनी है तो 2 कोड उसमें लगते हैं, एक तो उस सामान का कोड और दूसरा IEC कोड जो कि डीजीएफटी देता है। पर जैसे मान लो कि कोई बीमार है और उसकी लाइफ सेविंग ड्रग कोई इंपोर्ट करनी है, तो ऐसे केस में जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड है वो तो वेव किया जा सकता है, पर इंपोर्ट करने के लिए जो दवा है, दवा का जो ITC-HS कोड है वो वेव नहीं किया जा सकता, वो होना जरूरी है। इस वीडियो में फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस के बारे में सिर्फ इतना ही, और इसके आगे की और चीजें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में आप क्वेरी अपनी लिख दीजिए, उसका मैं जवाब दे दूंगा। और इन क्वेरीज के बेसिस पर अगर आपको आवश्यकता महसूस हो या मुझे महसूस हो तो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नए नए अपडेट्स जो हैं वो तुरंत पता चल जाएं। और इसमें एक नोटिफिकेशन में एक बेल बनी हुई है, उस
बेल पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पता चले। ओके, देखने के लिए थैंक यू। स्टे ट्यून्ड इन।